अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। बस अब जल्दी से ये गर्मी वापस चली जाए। गर्मी ने तो इस बार जो है हमारे तरह निकाले हुए हैं। खैर गर्मी हो या सर्दी, एपिसोड तो देनी ही पड़ती है आपको, ताकि अब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। अब बना किसी इंतज़ार की ले चलती हूँ आज की एपिसोड की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। दाम मोहब्बत मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 10। हाउ डियर यू, मेरी स्कूटी की चाबी गुम कर दी, वो इधर इधर देखते हुए गुस्से से बोली। हम तो तुम मेरी जब बात नहीं मानोगी तो यही करूँगा ना। अभी भी वक्त है, तुम मुझे सब बता दो कि सबूत कहाँ है। तुम सबूत दो, मैं तुम्हें तुम्हारी चाबी दे दूंगा, वो इत्मीनान से बोला। अब तो आप जो मर्जी कर लो, मैं आपको कोई सबूत नहीं दूंगी, वो सीने पे हाथ बांधे इत्मीनान से बोली। तो ठीक है, तुम्हारी स्कूटी की चाबी भी में नहीं मिलेगी तुम्हें, वो इत्मीनान से बोला। मर्जी है मत दो, वो कहती अपने बैग से कुछ टटोलने लगी और फिर एक बॉक्स निकाला जिसमें कुछ ताला तोड़ने का सामान था। वो हैरानगी से उसे देख रहा था कि वो 5 मिनट में ताला तोड़कर स्कूटी स्टार्ट कर चुकी थी। तुम्हें ये भी करना आता है, मुजरिम वाले काम भी तुम्हें आते हैं, जबकि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। इस दिन तुमने लैपटॉप का पासवर्ड अनलॉक किया और आज ये अपनी स्कूटी का लॉक तोड़ दिया, अहमद ने तल्ख लहजे में कहा। मिस्टर अहमद आफंदी, उसे मुजरिम वाले काम नहीं कहते, उससे हुनर कहते हैं, जो कि आपने तो सीखा नहीं। जबकि एक सीआईडी ऑफिसर को ये सब सीखना चाहिए, किसी मुश्किल में फंस जाए या कोई और वजह हो तो वो ये सब कर सके। बल्कि मेरे नज़दीक तो पुलिस ऑफिसर को मुजरिमों से ज़्यादा आगे की सोच रखनी चाहिए, तभी हम मुजरिम को काबू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, वो तंज़िया लहजे में बोली। तो अहमद ने तलमला कर उसे देखा। तो तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे बेहतर सीआईडी ऑफिसर हो, उसने इंतहाई गुस्से से कहा। मुझे ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं एक बेहतरीन सीआईडी ऑफिसर हूँ। बस आप ही नहीं मानते, तो आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल तो डीसीपी साहब सीआईडी के करता धरता हैं, तो वो जानते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी सीआईडी ऑफिसर हूँ, वो मुझ पे ट्रस्ट भी करते हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना सबसे बड़ा केस मेरे सुपर्द किया, जो कि कल तक पूरा भी हो जाएगा जब मैं सबूत उनके पास रखूंगी, वो चबा चबा कर बोली। तुम्हें ये क्यों लगता है कि सारा क्रेडिट मैं ले जाऊंगा, वो भी तब जब डीसीपी साहब जानते हैं कि ये केस तुमने सोलो किया है। अब जाहिरी बात है वो ये भी जानते हैं कि तुम ही इसके क्रेडिट की हकदार हो, तो मैं इसका क्रेडिट क्यों लूंगा। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सबूत कहाँ है, ताकि मैं देख सकूँ, मुझे मालूम हो सके, ताकि मैं कार्रवाई कर सकूँ मुजरिमों के खिलाफ, वो झुंझला कर बोला। फिक्र मत कीजिए, मुझे क्रेडिट लेने का कोई शौक भी नहीं है। कल मैं डीसीपी साहब को जब सबूत दे दूंगी तो उसके बाद उनसे वो सबूत लेकर आपको जो कार्रवाई करनी है वो कीजिएगा। और मुझे वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है डीसीपी साहब से, तो इसलिए कल मुझे उनसे मिलना ही है, वो इत्मीनान से बोली। तुम्हें ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है डीसीपी साहब से? अहमद ने चौंक कर पूछा। जब मैं बात करूंगी तब आपको मालूम हो जाएगा, 100 कल तक सब्र कीजिए, वो हेलमेट पहनते हुए इत्मीनान से बोलती स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे चिढ़ है, तुम इंतहाई बदतमीज, खुदसर, जिद्दी लड़की हो, वो इसके पीछे चला कर बोला, मगर वो उन सुना करती हुई आगे बढ़ती चली गई। वो घर पहुंची तो सामने बैठे जैद को देखकर ठिठक कर रोई।
ज़ैद माई बरू, वो चलाई तो वो मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा होता बानही फैला गया। वो भागकर उसकी तरफ बढ़ी और इसके गले लगे बेइख्तियार रो दी। मुझे तो लगा था कि आप सीआईडी ऑफिसर बन गई हो तो उसीलिए अब रोना धोना तो नहीं करती, लेकिन अब तो आज भी वैसी की वैसी हैं, बात बे बात इमोशनल होने वाली और रो देने वाली। बहुत दुख हो रहा है मुझे आप में बदलाव ना पाकर, ज़ैद ने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा बच्चों, अब तुम अपनी बड़ी बहन का यूं मजाक उड़ाओगे, शर्म तो आती नहीं है ना आपको, वो उसका कान पकड़कर मरोड़ते हुए बोली। आउच, अरे भाई मेरे कान लंबे करोगी किया नैनो, अगर मेरे कान खरगोश जैसे हो गए ना तो आपके ये खरगोश भाई को कोई पसंद भी नहीं करेगा। आजकल तो वैसे ही आपके भाई पे लड़कियां फिदा होती हैं, देखते ही सीटियां मारती हैं, सरदाही भरती है, लेकिन आपका भाई किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। वो अपने कॉलर खड़े करते हुए शरारती अंदाज में बोला। कितनी बुरी बात है ज़ैद, मुझे तो लगा था कि तुम कोई मीम शीम लाओगे, मामा की हेल्प के लिए बहू लाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे मुंह उठा के आ गए, वेरी बैड। लेकर तो आता मीम शीम, बस पाकिस्तान की लड़की को पसंद करना है जो कि मशरकी हो, बहुत प्यारी हो और बड़ी नरम दिल हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना हो चलेगा लेकिन इखलाक अच्छा होना चाहिए, हानिया ने कहा। रियली हनी, ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी ऐसी लड़की, ज़रीब ने कहा। नहीं, आपको ऑर्डर पे कोई भी लड़की बनवाने की ज़रूरत नहीं है, एक लड़की है ज़्यादा खूबसूरत नहीं है मगर मेरी पसंद है तो मेरे ख़याल में मेरी पसंद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए ना तो क्या ख़याल है, अभी जाकर रिश्ता तय करें, ज़ैद ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉट, कौन, कहाँ रहती, नाम किया है, तुम्हें कहाँ मिली थी, वो तीनों ने इस पे सवालों की बौछार कर दी। रेलिकस गाज, मैंने सिर्फ आपको लड़की दिखानी है, जाकर जो सवाल करना है ना इससे कीजिएगा, वो कानों पे हाथ रखे चलाकर बोला। तो चलो हम लोग रेडी हैं, अभी जाकर देख कर आते हैं, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, नन्नू ने कहा। अगर इजाजत दी तो मैं फरशा हूँ, फिर चलते हैं, वो झुला कर बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, जाकर मुंह हाथ धो कर आओ, तब तक हम भी थोड़े से टिपटाप हो जाते हैं, नन्नू ने कहा तो वो मुस्कुराते हुए उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। और नन्नू भी फरशा होने के लिए अपने रूम की जानिब बढ़ गई। फिर वो ज़ैद के साथ एक पुराने से मोहल्ले में आए जहाँ गाड़ी भी गली में नहीं जा सकती थी। ज़ैद सरईसली, इतने सालों से तुम बाहर थे और तुमने लड़की भी पसंद की तो यहाँ मोहल्ले की कैसे? जैसे करते हैं वैसे ही की ना, मैंने उसको पीछा किया, बस मालूम हो गया मुझे इसके बारे में, वो उसकी बात के जवाब में जल्दी से बोला। किया वाकई, तुम पूरे 3 साल के बाद वापस आए हो तो मुझे ये बताओ कि ये हादसा कब हुआ, तुम इससे कहाँ पे टकराए और कहाँ तुम्हें इससे प्यार हुआ और इतने सालों से इससे राब्ते में ही थे किया? नन्नू ने इस पे सवालों की बौछार कर दी। तौबा है नन्नू, तुम सीआईडी ऑफिसर हो और अपने भाई से ऐसे सवाल करें जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। यार प्यार किया है, अब मेरे प्यार को अप्रेशिएट करने की बजाय तुम मुझे मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ी कर रही हो, ज़ैद ने उसे खुशमकी निगाहों से देखते हुए कहा। हॉबू मैंने कब तुम्हें मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा किया है, सवाल किया है बस और तुम इतना मानट कर रहे हो, नन्नू ने कहा। प्लीज इस पे जाकर ये सवालों की बौछार मत कर देना, वो बहुत मासूम और डरी सहमी सी लड़की है तो तुम्हें देखकर घबरा जाएगी, ज़ैद ने कहा। कितने बदतमीज हो ज़ैद, अभी से अपनी बहन से मुंह मोड़ रहे हो, दफा हो जाओ, मुझसे बात भी मत करना, वो इसके कंधे पर मुक्का मारते हुए तब कर बोली। सूरी सूरी माई ससटर, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इससे जितने मर्जी सवाल करना, ठीक है, वो इसके रुखसार को छूते हुए बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी।
फिर जैद एक घर के सामने रुका जिसका बोसीदा सा लकड़ी का दरवाजा था। इसने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया तो कुछ देर के बाद ही दरवाजा खिला और एक लड़की नजर आई, जिसकी सानुली रंगत में भी इतनी कशिश थी कि एक बार देखने के बावजूद दूसरी बार देखने को दिल चाहता था। आए, वो मधुर सी आवाज में बोलती पीछे हुई तो वो चारों अंदर दाखिल हुए। वो इन्हें लेकर सहन में आ गई जहाँ एक काफी बूढ़ी औरत साफ सुथरे कपड़ों में बैठी थी और उनके आगे ट्रे में यखनी रोटी पड़ी थी। आप लोग बैठे और मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बीजी को खाना खिला दूं, वो आहिस्ता से बोली तो वो सब वहाँ चारपाई पे बैठ गए। वो इतने प्यार से इस औरत को खाना खिला रही थी और वो बार बार गिराती लेकिन इसके चेहरे पे ज़रा बराबर भी शिकन नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये इसकी दादू हैं, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं उनका तो इसलिए ऐसा करती हैं। ज़ैद ने कहा तो नन्नू ने बगौर इस लड़की को देखा जो कि महज 18-19 साल की लग रही थी। नन्नू हानिया को वो लड़की सच में बहुत पसंद आई थी। मामा एक्चुअली में चाह रहा था कि अभी निकाह हो जाता तो हम इन्हें साथ ही ले जाते, ज़ैद ने कहा। इन्हें साथ लेकर जाने के लिए निकाह का होना ज़रूरी नहीं है, हम इन्हें वैसे भी साथ ले जाएंगे और वहीं पे शादी होगी, हानिया ने कहा। नहीं माम, उनके कुछ रिश्तेदार प्रॉब्लम पैदा करते हैं, वो इन्हें जाने नहीं देंगे यहाँ से ऐसे, तो जब मेरे निकाह में होंगी तो हम बआसानी यहाँ से ले जा सकते हैं तो उसी लिए बस कह रहा हूँ कि अभी निकाह करके ले जाते हैं। ठीक कहा ना नाज, जैद ने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा तो नन्नू को ऐसा महसूस हुआ कि वो जैद की बात पे एग्री नहीं लेकिन वो इस बात में सर हिला गई। अब लोग बैठे, मैं निकाह ख़ून को बदला कर लाता हूँ, जैद ने उठते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो जैद, हम तुम्हारे मामू और फूफू वगैरह के बगैर शादी कैसे कर सकते हैं, हानिया ने गड़बड़ा कर कहा। ओवू कम आन माम, मैंने शादी का नहीं कहा, सिर्फ निकाह का कहा है और निकाह ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बस निकाह हो जाएगा अभी, वलीमा जाकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक से करना, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, जैद ने कहा तो कुछ तजब्जुब के बाद जरीब और हानिया मान गए लेकिन नन्नू हनूज इस नाज नामी लड़की को देख रही थी जो कि सर झुकाए हाथ को मसल रही थी। फिर मोबाइल बजने पे इस लड़की का रंग जर्द पड़ गया और वो मोबाइल हाथ में पकड़े जैद को देखने लगी। लाओ मुझे दो, तुम जाओ जाकर तैयार हो जाओ, ड्रेस कल जो दिया था वही पहनना, जैद ने मुस्कुरा कर कहा तो वो तेजी से अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ, किसका फोन है कि नंबर देखते ही जर्द पड़ गई, नन्नू ने पूछा। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि इसके कुछ रिश्तेदार इशू कर रहे हैं तो बस वही लोग सता रहे हैं तो इसीलिए मैं ये जल्दी में शादी कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, जैद जल्दी से बोला। हो चलो, अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं देख लूँगी, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली तो जैद उठकर बाहर चला गया और वो उसे तैयार करने कमरे में चली गया। फिर कुछ देर में जैद दो आदमियों और मौलवी साहब के साथ वापस आया तो उसने नाज को जैद के पहलू में बैठा दिया। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया ही था कि नन्नू का मोबाइल बजने लगा। ये सीपी साहब की कॉल थी तो वो सुनने के लिए बाहर चली गई। डीसीपी साहब ने उसे ब्यूरो बुलाया था तो वो आधे घंटे में आने का कह कॉल काट गई। जब वो बात करके वापस आई तो जैद और नाज का निकाह हो चुका था। फिर बाकी सब नाज और इसकी बीजी को लेकर घर के लिए निकल गए और वो ब्यूरो के लिए निकल गई। व्हाट द हेल, ये सदफ फोन क्यों नहीं उठा रही, कल रात मुझे इतनी कॉल्स की और मैं भी बुद्धू हूँ कि इसकी एक भी कॉल अटेंड नहीं कर सका, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत में फंसी होगी ये लड़की,
वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़े झुंझला कर बोला और फिर दोबारा से कॉल मिलाने लगा, मगर अब नंबर ही बंद जा रहा था। मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो है कहाँ और फोन क्यों नहीं उठा रही। वो झुंझला कर सोचता जाने के लिए उठा ही था कि डीसीपी साहब ने कॉल पे उसे फौरा ब्यूरो आने को कहा। वो जल्दी से ब्यूरो पहुंचा तो वो उसे बैठने का कहते खुद फाइल देखने में मगन हो गए। आपने किस काम के लिए बुलाया था सर? अनस्पीकर नैना आती हैं तो फिर बताता हूँ, डीसीपी साहब ने सर उठाए बगैर इत्मीनान से जवाब दिया तो वो लबघंच कर रह गया। सर इंस्पेक्टर नैना कब तक पहुंचेगी? इसने कुछ 10-15 मिनट के बाद फिर से सवाल किया तो वो फाइल साइड पे रखते संजीदगी से उसे देखने लगे। एयर कंडीशनिंग पी साहब, आपको इतनी जल्दी किस बात की है, कहीं जाना है क्या आपने? डीसीपी साहब ने तीखे लहजे में पूछा तो वो नफी में सर हिला गया। तो फिर आधा पौना घंटा इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके आने से कुछ देर कबल ही मेरी इंस्पेक्टर नीना से बात हुई है। वो अपने किसी मसले में फंसी ही वो कह रही थी कि वो जैसे ही फारिग हूँ वो फौरा ब्यूरो के लिए निकल जाएंगी। डीसीपी साहब ने इत्मीनान से जवाब देते हुए दोबारा फाइल को पकड़कर कुर्सी की बैक से टेक लगा ली। हाँ महारानी ही वो तो मोहतरमा, यहाँ एयर कंडीशनिंग पी और डीसीपी साहब इस मैडम के इंतजार में बैठे हैं और वो अपने कोई मसले मसाइल न बता रही है। उसने दिल ही दिल में चुड़कर सोचा और फिर उठकर एक किताब पकड़ी और मुताला करने लगा। अस्सलामु अलैकुम सर, नैना ने अंदर आकर सलाम किया तो उसने चौंक कर उसे देखा जो कि खिलाफ मामूल आज शलवार कमीज में मौजूद थी। वालेकुम अस्सलाम, आए इंस्पेक्टर नैना आए, पर कॉन्टिनेंटल पी साहब के लहजे में इसके लिए मिठास ही मिठास थी। बूढ़े का इस उम्र में भी ठरकपन नहीं गया, मर्दों से बात करता है तो जैसे पत्थर मारता है और लड़कियों के लिए तो शरीनी टपकती। वो दिल ही दिल में जलकर सा गया। जी सर, आपने मुझे याद किया। हाँ बिल्कुल किया, ऊपर से ऑर्डर जारी हुए हैं कि इस हॉस्पिटल के केस की रिपोर्ट अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? डीसीपी साहब ने कहा तो अहमद ने जताती निगाहों से उसे देखा। सर मैंने आपको बताया था ना कि सबूत है, तो बस वो सबूत मुझे वहां से निकालने हैं और सुबह तक मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगी, वो जल्दी से बोली। सबूत अगर है तो अभी पेश कीजिए, किधर रखे हैं आपने सबूत? डीसीपी साहब ने किया। सर हॉस्पिटल की छत पे जो टंकी की थी मैंने इसके अंदर मोबाइल डाल दिया था, तो डोंट वरी, कल सुबह निकाल कर मैंने जो भी फाइल्स इस लैपटॉप से ट्रांसफर की थी वो आपके टेबल पर रख दूंगी, वो जल्दी से बोली। और आपको लगता है इंस्पेक्टर नैना कि आपका वो मोबाइल जो पानी की टंकी के अंदर मौजूद है वो बच गया होगा? चले मान भी लिया कि अगर वो वाटर प्रूफ था, लेकिन इतनी देर तक पानी में रहा, कुछ तो इसमें खराबी पैदा हो सकती है ना? अहमद ने तल्ख लहजे में कहा। आपने मुझे कोई बच्ची समझ रखा है सर? मैंने वो मोबाइल एक वाटर प्रूफ कवर के अंदर, बल्कि कवर के ऊपर कवर डालकर उसे टंकी के अंदर फेंका है। इस मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ होगा, बल्कि मैंने तो इस मोबाइल को ऑफ करके फिर इस टंकी के अंदर डाला था, ताकि अगर कोई मेरे मोबाइल पे नंबर मिलाकर उसे ट्रैक भी करना चाहे तो ट्रैक ना कर सके। वो उसकी बात के जवाब में इससे ज्यादा तल्ख होकर बोली। वाह कमाल कर दिया इंस्पेक्टर नैना, जिस वक्त मौत आपके सर पर थी आपने अपनी परवाह ना करते हुए सबूत को महफूज रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वेरी गुड इंस्पेक्टर नैना, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, डीसीपी साहब ने खुश होते हुए कहा तो नैना का चेहरा खुशी से जगमगा उठा।
सो एयर कंडीशनिंग पी साहब जाए इंस्पेक्टर ननी के साथ और हॉस्पिटल की टंकी में से इंस्पेक्टर ननी का मोबाइल निकाल के लाइए और सारे सबूत निकाल कर सुबह इसकी फाइल बनाकर मेरे टेबल पे रखे ताकि मैं अपने ऊपर उसे पहुंचा सकूं और मेरी जान छूट जाए। डीसीपी साहब ने कहा तो वो दोनों सर इस बात में हिलाते उठकर खड़े हो गए। फिर वो दोनों कुछ देर में हॉस्पिटल की छत पे मौजूद टंकी में से मोबाइल निकालने की तरकीब लगा रहे थे। अब इस टंकी में तुम ही जाओगी क्योंकि इस दिन से तुमने ढक्कन खोलकर दोबारा लगाने की भी जहमत नहीं की और अंदर इस कद्र गंद मौजूद है। पता भी है यहाँ मरीजों के लिए कितना नुकसानदेह पानी हो चुका है, वो तब कर बोला। हम तो भूल गई मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं है, वो झुला कर बोलती टंकी में उतरने लगी तो अहमद ने उसे रोका। जाओ तुम नीचे जाओ और जो यहाँ की साफ सफाई करते हैं इन्हें जाकर कहो कि उसका वॉल बंद करें और डायरेक्ट मोटर वगैरह चलाएं। मैं अंदर से मोबाइल लेकर निकलता हूँ और मुझे फौरी नहाना है वरना मुझे खारिश पड़ जाएगी। वो जल्दी से बोलता टंकी में उतर गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो ननी के साथ दो आदमी खड़े थे। इसके निकलते ही वो टंकी साफ करने लगे। इसने वो मोबाइल वाला पैकेट ननी को पकड़ा कर उसने पाँव से कपड़ों समेत जिस्म पे पानी डाला और फिर ननी के पास आकर उसके दुपट्टे से अपने बाल और चेहरा साफ करने लगा। वैसे ये इंतहा की बदतमीजी है, वो तब कर बोलती दुपट्टा खींचकर पीछे हुई। अहमद ने पाइप पकड़कर इसका रुख उसकी तरफ किया और उससे पहले वो कुछ समझती कि पानी की बौछार से काफी भीग चुकी थी। इसको कहते हैं इंतहा की बदतमीजी है, वो मुस्कुरा कर बोलता मोबाइल का पैक टचकते नीचे की जानिब बढ़ गया। वैसे आप इंतहाई फजूल इंसान हैं, शक्र करूंगी जब मेरी आपसे जान छूटेगी। वो नीचे पार्किंग में आकर तब कर बोली तो आगे जाता अहमद एक झटके से मुड़ा और इसे खींचकर वहां खड़ी लैंड क्रूजर से चिपकाए इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। जारी है।